नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है वितृष्णा, जिसकी लेखिका मालती जोशी जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। माँ पापा लौट आए हैं। खाना खाते हुए मैंने सूचना दी। अच्छा, इनकी ठंडी प्रतिक्रिया थी। चाचा को भी साथ लेते आए हैं। किस लिए? अकेले छोड़ते नहीं बना होगा, तभी तो 13वीं के बाद भी महीने भर तक रुक गए थे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाते रहे। हम लोग कलवल जाकर मिलाएं? मेरे स्वर में अनुनय था। कलवल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, उन्होंने विषय समाप्त करते हुए कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं अगले दिन दोपहर को चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था। उस तुलना में चाचा बहुत थके से लगे। स्वाभाविक भी था। इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। फिर इन लोगों के तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सकें। माँ पापा इसीलिए तो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें साथ लेकर आ गए थे। दोपहर को सारा काम निपटा कर गई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना भी था, इसीलिए उस दिन ज्यादा देर बैठ नहीं पाई। बस उन लोगों को देखकर लौट आई। सोचा रविवार को इनके साथ जाऊंगी, तब आराम से बातें हो जाएंगी। रविवार की दोपहर संजू सीमा ही अचानक आ पहुंचे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन छोड़ दें तो इन लोगों का आना कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर है, मैं ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, सीमा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते वह कितना पस्त हो चुकी है, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। उसने जरा भी समय नहीं गवाया और शुरू हो गई। उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर, घर में तीन तीन बुजुर्ग, समस्याओं का अंत नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। संजू ने पहली बार मुंह खोला। वैसे बात तो उसकी ठीक ही थी। मैं चाचा को अपने पास ले आती हूँ, मैंने अपनी तरफ से समस्या का समाधान किया। नहीं दीदी, अभी उन्हें आए हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो क्या सोचेंगे। इससे तो बल्कि तुम एक काम करो, संजू ने गला साफ करते हुए कहा, तुम माँ पापा को थोड़े दिन अपने पास बुला लो, उन्हें चेंज भी हो जाएगा और हम लोग चाचा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने श्रीमान जी की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर लें, कान उनके हमारी बातों पर ही थे। इसका प्रमाण तुरंत मिल गया। संजू सीमा को विदा कर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, ये बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। मतलब? जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बेकार बातें कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा हूं। माँ बाप को तो पूरा निचोड़ लिया है। अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना कर दो। चाचा के पास माल टाल है, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे दीदी सारी मलाई न गटक ले, हम टापते ही रह जाएंगे। वे बेचारे क्या जाने, उनकी दीदी में इतने गट्स होते तो क्या बात थी। उनका इशारा मैं समझ गई, पर चुप हो गई। बेकार बहस करने से कोई फायदा नहीं था। पापा का एक सपना था, रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे। इसीलिए गांव के पुश्तैनी घर को ठीक ठाक कराने का उन्होंने प्लान बनाया। संजू को पता लगते ही वह दौड़ा दौड़ा गया। बोला, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है। यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? न कोई मेडिकल फैसिलिटी है, न ट्रांसपोर्टेशन है, न ढंग के लोग हैं, न लाइब्रेरी।
4 दिन में ऊब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा है हम लोग शहर में अपना बड़ा सा मकान ले लें और सब लोग साथ में रह लेंगे। संजू की बात शायद पापा नहीं मानते, पर माँ ने भी बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बहू बेटे के साथ रहने का मन था, और फिर मैं भी इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने रहेंगे, माँ को और क्या चाहिए। आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टर में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था, पर उतने पैसों से स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्रीमान जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, यह बात मैं भी जानती थी, पर गांव के उस पुराने मकान के कितने पैसे मिलेंगे मुझे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बांटने का मन नहीं हुआ। आखिर संजू मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था, पर मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए हैं। पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर थी। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, और मोनू को यहां मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूं, तो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उनके पास ढंग से सोने की जगह नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है? और आपको घर से कोई नहीं निकाल रहा। मैंने तो बस एक सजेशन दिया है, जरा सीमा का ख्याल कीजिए। बच्चों को देखना, 3 3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है, और क्या करती है? माँ बोली। दोनों वक्त की रसोई मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है, शाम को बच्चों का होमवर्क है। बच्चों के टिफिन भरने से लेकर धोने तक का काम मैं करती हूँ, समझी? तो चलो ना, इसी बहाने तुम भी थोड़े दिन आराम कर लेना। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर में गई थी। चाचा बाहर दीवान पर सो रहे थे, हम लोग कमरे में थे। लाख धीरे बात करने पर भी शायद उन्होंने सुन लिया था। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, यह पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा, न कोई असुविधा, बल्कि आपको ठीक से सुविधा न देने के लिए संजू शर्मिंदा हो रहा है। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ, दोनों घर एक ही समझिए, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर फिर संजू बहुत दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण आपको रख नहीं सका। इसीलिए माँ पापा से कह रही थी कि कुछ दिन के लिए मेरे पास आकर रहिए। मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरा भी मन करता है। आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा, और एक ही शहर में तो हैं, मिलना जुलना होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे, या चाचा के सामने कलह कलेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित कर दिया, अपने बेडरूम वाला टीवी लाकर वहां लगा दिया, पापा की पसंद का अखबार चालू कर दिया, कुछ पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने सब किया, पर देखा कि दोनों एकदम भुज से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। संजू के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ अच्छा ग्रुप बना हुआ था। हम उम्र तो आस पड़ोस के यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वह मुरझा जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ साथ खाते थे, पर रात में ये टेबल पर होते थे। इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने का उनके दामाद ने कभी प्रयास भी नहीं किया। फिर मैंने इसका तोड़ निकाला। मैंने उन दोनों को बच्चों के साथ खिलाना शुरू कर दिया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है, खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 8वें चौथे दिन चाचा आ जाते, और पापा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ मुझसे फुसफुसाकर कहती, लाला को खाने के लिए रोक लेना, वहां पता नहीं क्या कैसा बनता होगा। चाचा नानुकुर नहीं करते। हाँ, संजू के यहाँ फोन जरूर कर देते। अगर दिन में आते तो खाकर ही आते, क्योंकि सीमा सुबह खाना बनाकर जाती है। फिर भी मेरे आग्रह पर एक आध रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता। भाभी,
बहू तो तुम्हारी गजब है, कल बड़े को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। सनी हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ बताती। दरअसल संजू के पास 2 ही बेडरूम हैं, इसीलिए एक बच्चा माँ पापा के पास सोता था। पर चाचा को इसकी आदत थोड़ी है। कभी कहते, तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है, ऐसे रात को बच्चों को कॉपी किताब देकर भेज देती है। पहले होमवर्क वही कराती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है। मैं तो हैरान हूं, भाई साहब कैसे खा लेते थे। ये तो इतने मीन मेख वाले हैं। अंजलि तो घबराती थी। मेरे रहते तुम्हारे भाई साहब को किसी और के हाथ का खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना। शिकायतें दूसरे पक्ष से भी कम नहीं होती थीं। दीदी, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ गए थे क्या? काम वाली ताला देख कर लौट गई। अब कपड़ों का और बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। दीदी पता है, आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाजा खोलना पड़ा। दीदी, कल हम पिक्चर जा रहे थे, चाचा जी ने कहा ताला बाहर से लगा कर जाना, मैं आधी रात को उठकर दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। देवी जी को माँ पापा की अहमियत का अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चिंत थे, ना घर की फिक्र थी ना बच्चों की। मैं सोच रही थी ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन चाचा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए? श्रीमान जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा। पर चाचा ने मुझे ज्यादा देर तक पशोपेश में नहीं रखा। मुझसे एक गिलास पानी मांगकर पिया और फिर माँ पापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिन के लिए घर जा रहा हूं। एकदम कैसे? लौट कर बताता हूं, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चल दिए? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब खुद ही शरणार्थी बनकर रह गए। क्या करें? माँ प्लीज, अपने आप को शरणार्थी मत कहो। तुम कहीं सड़क पर तो नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो, जो तुम्हें आदर मान से लेकर आई है। और रही चाचा की बात, तो वे बोले हैं ना कि लौट कर बताता हूं, तो इसका मतलब है वे वापस आएंगे। घर बार एक बार देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से संजू सीमा भी परेशान हो गए थे। सीमा तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। एक दिन बोली, दीदी मैं सोचती हूँ मम्मी पापा को घर पे ले आऊं। कब तक चाचा जी की राह देखेंगे? और इस बीच अगर चाचा आ गए तो आप रख लेना। मैंने एक वाक्य महीनों से रट रखा था, वह फौरन उसे सुना दिया। सीमा, मेरे माँ बाप को तुमने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी? यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, उसका मुंह जरूर सूज गया होगा मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। चाचा मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम करके मुझसे बोले, जमाई राजा घर में हैं, बुलाओ भाई, दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। ऑफिस से लौटकर ये फ्रेश होने गए थे। शायद उन्हें चाचा की बुलंद आवाज वहीं सुनाई दी गई थी। वॉशरूम से निकलते हुए बोले, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी वादी कर रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आइए। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा उठ खड़े हुए। नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है, ताकि गृह प्रवेश की रस्में भी हो जाएं। तुम लोग और संजू का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूं। हम लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए चाचा ने कहा, भाभी और भाई साहब को साथ लेकर जाता हूं। अब सब कुछ इन्हीं को करना है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। और मैंने देखा भाई साहब और भाभी अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े हैं। शायद उन्हें पहले से ही सूचना मिल गई होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में 2 प्राणी कम हो जाते हैं तो खालीपन तो व्यापता ही है। पर मेरे उदास होने का कारण यह भी था कि मैं जानती थी कि वे दोनों अब लौटकर यहाँ नहीं आएंगे।
चाचा के अपने घर जाने के बाद संजू सीमा उन्हें घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उगाया था। उन्हीं कॉलोनियों में से एक में चाचा का नया फ्लैट था। 2 BHK, सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस था, वेट गैलरी थी। खास बात यह है कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा थी। चाचा अपने साथ पुराने सेवक को ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने लखन के साथ मिलकर 2 दिन में घर ठीक से जमा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने को बाकी थे, पर जरूरत का सामान सब निकल आया था। माइक्रो से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज मौजूद थी। चाचा शायद जाने से पहले सारा इंतजाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में एसी लग गया था, हर बाथरूम में गीजर फिट था, पलंग भी नए लग रहे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा लिया था जैसे हमेशा यहीं रहना है। चाची बहुत शौकीन थी। उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी, बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के थे। सीमा हर चीज को छूकर उलट पलट कर देख रही थी। मन ही मन कीमत का अंदाजा लगा रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिन बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था, इसीलिए उन्होंने बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक सीमा ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको एक आध दिन तो लग ही जाएगा ना? मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं या चाचा जी छोड़ देंगे? ये लोग अब नहीं जाएंगे, चाचा ने निर्णायक स्वर में कहा। अब हम तीनों बूढ़े प्राणी यहीं रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा लखन हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव हम सबके लिए एकदम अप्रत्याशित था। बड़ी देर बाद संजू की आवाज निकली, चाचा, ये अचानक? अचानक नहीं बेटा, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था। भाई साहब की इच्छा थी कि मैं अब उन लोगों के साथ रहूं। मुझे भी यह प्रस्ताव अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उनके साथ चला आया। अब यहां आकर देखा कि किसी भी घर में हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए ये अलग आशियाना बना लिया। सीमा एकदम से बोल उठी, इससे तो अच्छा था चाचा जी आप हमें एक बड़ा सा घर दिलवा देते, फिर हम सब लोग आराम से साथ रह लेते। नहीं बेटा, इतने दिनों में मैं एक बात अच्छे से जान गया कि मैं हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं। घर में मैं सबसे छोटा था, इसीलिए पहले तो माँ ने खूब लाड़ किए, फिर भाभी आई तो उन्होंने भी मेरे नखरे उठाए। रही सही कसर तुम्हारी चाची ने पूरी कर दी। बच्चे थे नहीं, सो सारा लाड़ प्यार मुझ पर ही उड़ेल दिया। बिल्कुल बर्बाद कर दिया मुझे। अब इस उम्र में अपने आप को बदलना नामुमकिन है, इसीलिए मैं यहीं ठीक हूं और तुम इसे अपना ही घर समझो। समझ लो कि उस घर का एक्सटेंशन सही है। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी की याद आए तो वे यहाँ बेखटके आ सकते हैं। और अनु, चाचा मेरी ओर मुखातिब हुए और बोले, तुम्हें जब भी पीहर जाने का मन हो यहाँ आ जाना। मतलब मम्मी अब हमारे पास नहीं रहेंगी? सीमा तो रोनी रोनी हो गई थी। हाँ बेटा, भाभी अब यहीं रहेंगी। जिंदगी भर खटती रही है, उन्हें अब आराम की जरूरत है। लोग कहते हैं औरत कभी रिटायर नहीं होती, पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा पूरा हक है निवृत्त होने का, अवकाश पाने का। बात एक तरह से वहीं समाप्त हो गई थी। हम लोग तो खाली हाथ ही पहुंच गए थे, पर चाचा ने सबको नेक दिया, मिठाई दी। बच्चे तो एकदम खुश हो गए थे और संजू सीमा एकदम गुमसुम हो गए। इसी मनस्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर बैठे थे, सामने वाली सीट पर मैं चुपचाप बैठी थी। माँ पापा के लिए खुश भी हो रही थी, पर एक अपराध बोध भी मन में जाग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं रख सके? एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। मतलब? अपने व्यवहार पर पछता रही होंगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। उस घर से सीमा का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, चाचा जी ये घर अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं, किसी न किसी को नामजद करेंगे ही, और पहला हक संजू लोगों का ही बनता है। पर सीमा रानी ने चांस गवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, मैंने खींच कर कहा।
आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा कराई है और आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वो तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई हैं, तो आप बल्ला संभाल लो। ठीक से बैटिंग करेंगी तो मैच जीत ही जाएंगी। देखिए, मैंने सख्त लहजे में बोला, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लार टपकाने वालों में से नहीं हूं मैं। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे दो हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से उन्हें देखती रह गई। अभी कुछ देर पहले जब सीमा ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा सा घर हमें ही दिलवा दिया होता तो सब लोग साथ रह लेते, सुनकर मैं बड़े शर्म से गड़ गई थी। ऐसा मंगतापन, छी। और ये महारानी साथ में रहेंगी। इनकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं चाचा जी कितनी चाय पीते हैं, मैं तो कप प्लेट धो धोकर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊं। दीदी, सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकलता है प्रेस के लिए। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं कि बच्चों को सौंप कर सेकंड के लिए भी जा सकूं। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उन्हीं से बड़े से मकान की फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और मेरी बगल में बैठा यह आदमी, इसने तो सीमा को भी मात कर दिया। पहली फुर्सत में इसने चाचा की वसीयत लिख डाली। चाचा, गिद्धों की यह कैसी जमात तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गई है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।